जरा सोचिए, किसी बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के नए सीईओ का चुनाव होना है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एमबीए की डिग्री या शानदार रेज्यूमे मांगने के बजाय एक बेहद अजीब सी शर्त रख देते हैं। अच्छा, कैसी शर्त? मतलब वह कहते हैं कि उम्मीदवार को कीचड़ में उतरकर एक फंसी हुई बैलगाड़ी को धक्का मारना होगा। अरे ये तो एकदम अजीब लगेगा। कोई भी सोचेगा कि बैलगाड़ी धकेलने का किसी कॉर्पोरेट कंपनी को लीड करने से आखिर क्या लेना देना है। बिल्कुल, सुनने में ये मजाक किसी पागलपन जैसा ही लगता है। हाँ, एकदम सही बात है। लेकिन आज हम इस विस्तृत चर्चा में जिस स्रोत पर बात करने वाले हैं वो इस बात को पूरी तरह से साबित करता है कि असली लीडरशिप कागजों पर नहीं परखी जाती। हाँ, बल्कि उस वक्त परखी जाती है जब इंसान किसी अप्रत्याशित संकट या कीचड़ में फंसा हो। जी, तो आज हम मोहो एंटरटेनमेंट द्वारा प्रस्तुत मुंशी प्रेमचंद की क्लासिक रचना परीक्षा के स्रोतों का विश्लेषण कर रहे हैं। और ये आज के समय के लिए बहुत ही प्रासंगिक विषय है। मतलब हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां हर कोई अपने रिज्यूमे को एकदम परफेक्ट दिखाने की होड़ में है। हाँ, लोग तो बस कीवर्ड्स के आधार पर नौकरियां पा रहे हैं। बिल्कुल। इसीलिए आज हमारा मुख्य उद्देश्य उस मैकेनिज्म को समझना है जो ये तय करता है कि एक सच्चे अधिकारी की पहचान वास्तव में क्या होती है। ठीक है, चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। इस कहानी का आधार देवगढ़ नाम की एक बहुत ही समृद्ध रियासत है। देवगढ़। हाँ, स्रोत बताते हैं कि देवगढ़ की भव्यता और वहाँ के न्यायप्रिय शासन की चर्चा पूरे देश में थी और इस पूरी व्यवस्था को जो इंसान पिछले 40 सालों से चला रहा था वे थे वहाँ के दीवान। दीवान सरदार सुजान सिंह। बिल्कुल, वे कोई साधारण प्रशासक नहीं थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन, अपनी ऊर्जा इस रियासत को संवारने में लगा दी थी। सही कहा। लेकिन यहाँ जो सबसे दिलचस्प पहलू सामने आता है वो है उनका अपने पद से इस्तीफा देने का फैसला। मैं सोच रही थी कि ऐसा क्यों हुआ। देखिए, सत्ता का मोह छोड़ना मानव मनोविज्ञान के सबसे कठिन कार्यों में से एक है। मैं कहूंगा कि सुजान सिंह का इस्तीफा देना कोई हताशा का परिणाम नहीं था। अच्छा, तो फिर क्या वजह थी? ये वास्तव में एक बहुत ही गहरे सेल्फ अवेयरनेस या आत्म जागरूकता का उदाहरण था। जब वे आईने में अपने सफेद बाल और झुकती कमर देखते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि उनकी याददाश्त अब पहले जैसी नहीं रही। बढ़ापे का असर। बिल्कुल। उन्हें ये डर सताने लगता है कि कॉग्निटिव डिक्लाइन या उम्र के साथ मानसिक क्षमता कम होने के कारण उनसे कोई ऐसी भूल न हो जाए जो उनके 40 साल के बेदाग करियर पर दाग लगा दे। सच कहूं तो ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है। अक्सर लोग तब तक कुर्सी नहीं छोड़ते जब तक उन्हें जबरदस्ती हटाया ना जाए। एकदम सही बात है। लेकिन सुजान सिंह खुद राजा के पास जाते हैं और जाहिर है राजा स्वाभाविक रूप से सन्न रह जाते हैं। देवगढ़ बिना सुजान सिंह के। हाँ, ये कल्पना ही उस समय के शासन के लिए डरावनी थी। बिल्कुल। बहुत बहस और मान मनौवल के बाद राजा एक शर्त पर उनका इस्तीफा मंजूर करते हैं। शर्त ये कि सुजान सिंह को अपना उत्तराधिकारी खुद खोजना होगा। और यहीं से नेतृत्व को परखने का एक ऐसा प्रयोग शुरू होता है जो मुझे लगता है आज के बड़े-बड़े एचआर डिपार्टमेंट्स के लिए भी एक बेहतरीन केस स्टडी बन सकता है। एकदम। उस उत्तराधिकारी की खोज के लिए सुजान सिंह ने जो तरीका अपनाया वो पारंपरिक इंटरव्यू से बिल्कुल अलग था। हाँ, उन्होंने पूरे देश के प्रमुख अखबारों में विज्ञापन दिया था। जी हाँ, टाइम्स ऑफ इंडिया, पायनियर और भारत मित्र में एक विज्ञापन छपवाया गया। इस विज्ञापन ने उस समय के बौद्धिक समाज में एक तरह का भूचाल ला दिया था। भूचाल आना तो स्वाभाविक था। उसकी शर्तें ही ऐसी थीं। सच में, शर्तें वाकई हैरान करने वाली थीं। उसमें साफ लिखा था कि उम्मीदवार का ग्रेजुएट होना या उसके पास बड़ी-बड़ी डिग्रियां होना जरूरी नहीं है। सोचिए, उस जमाने में ऐसा कहना कितनी बड़ी बात थी। हाँ, उसमें लिखा था कि विद्या का कम परंतु कर्तव्य का अधिक विचार किया जाएगा। और जो सबसे बड़ी शर्त थी वो ये कि उम्मीदवार का हृष्ट-पुष्ट यानी शारीरिक रूप से स्वस्थ होना अनिवार्य है। और साथ ही उसे मंदाग्नि यानी खराब पाचन की शिकायत नहीं होनी चाहिए। अरे हाँ, ये तो ऐसा ही है जैसे किसी बड़े पद के लिए ये कहा जाए कि आपकी डिग्री से ज्यादा आपका मैराथन दौड़ना जरूरी है। बिल्कुल। ये विज्ञापन उस समय के समाज के लिए एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक झटका था, क्योंकि उस दौर में भी बीए और एमए पास लोगों को एक अलग ही रुतबा हासिल था। जी, डिग्रियों को ही बुद्धिमानी का अंतिम प्रमाण माना जाता था। लेकिन सुजान सिंह यहाँ एक बहुत ही आधुनिक लीडरशिप थ्योरी का इस्तेमाल कर रहे थे। ये हृष्ट-पुष्ट होने की शर्त महज कोई मेडिकल चेकअप नहीं थी। तो ये क्या था? ये एक स्ट्रेस टॉलरेंस यानी दबाव सहने की क्षमता का फिल्टर था।
सुजान सिंह जानते थे कि प्रशासन कोई किताबी चीज नहीं है। जब रियासत पर कोई संकट आता है तो रातों की नींद उड़ जाती है। बिल्कुल, लगातार काम करना पड़ता है। अगर शरीर में वो ऊर्जा और सहन शक्ति नहीं होगी तो बड़े से बड़ा ज्ञानी भी दबाव में टूट जाएगा। ये बात तो है। ये विज्ञापन देवगढ़ के लिए एक तरह का कॉल टू एक्शन बन गया। स्रोत के अनुसार पूरे भारत से रंग बिरंगे उम्मीदवार वहां जुटने लगे। हाँ, तरह तरह के लोग आए थे। पंजाब से लंबी कदकाठी वाले लोग, मद्रास से अपनी सादगी और बौद्धिकता के साथ लोग, और बंगाल से अंग्रेजी सूट बूट और सिगार वाले बाबू। और मजेदार बात देखिए, हालांकि डिग्रियों की मांग नहीं थी, फिर भी सबसे ज्यादा भीड़ पढ़े लिखे ग्रेजुएट्स की ही थी। शायद उन्हें लगता था कि बिना डिग्री वालों की भीड़ में उनका कागजी ज्ञान उन्हें अलग खड़ा कर देगा। यही मानवीय स्वभाव है। और इन सैकड़ों उम्मीदवारों को परखने के लिए सुजान सिंह ने जो प्रयोग किया वो वाकई चतुर था। जी, उन्होंने कोई लिखित परीक्षा या 1 घंटे का इंटरव्यू नहीं रखा था। नहीं, इसके बजाय उन्होंने सभी उम्मीदवारों के लिए पूरे 1 महीने तक देवगढ़ में शाही मेहमान नवाजी की व्यवस्था कर दी। रहने खाने की बेहतरीन सुविधाएं दी गई। और इस 1 महीने के दौरान जो कुछ देवगढ़ में हुआ, मैं कहूंगी कि वो मानव व्यवहार का एक बहुत ही शानदार अध्ययन है। एकदम। स्रोत हमें बताता है कि कैसे हर उम्मीदवार ने अपनी एक नई और परफेक्ट छवि गढ़ ली थी। हाँ, उदाहरण के लिए जो मिस्टर अपने घर में सुबह 9 बजे तक सोते थे, वे देवगढ़ में मुंह अंधेरे उठकर बगीचे में प्रकृति के दर्शन करने लगे थे। और मिस्टर ब ने तो अपना हुक्का ही पूरी तरह से छोड़ दिया। वे वैराग्य की बातें करने लगे थे। अरे, और जो लोग भगवान को नहीं मानते थे, वे अब मंदिर में सबसे आगे खड़े होकर बड़े बड़े धार्मिक ग्रंथ पढ़ रहे थे। यही नहीं, जो लोग अपने घरों में नौकरों को बात बात पर गालियां देते थे, वे यहाँ नौकरों से भाई साहब जरा एक ग्लास पानी मिलेगा कहकर बात कर रहे थे। सबने एक बहुत ही भारी भरकम सज्जनता का मुखौटा पहन लिया था। इसे मनोविज्ञान की भाषा में इम्प्रेशन मैनेजमेंट कहते हैं। इम्प्रेशन मैनेजमेंट। हाँ, हर उम्मीदवार ये मानकर चल रहा था कि देवगढ़ का हर नौकर, हर सिपाही शायद सुजान सिंह का जासूस है। इसलिए वे 24 घंटे खुद को एक आदर्श इंसान दिखाने की कोशिश कर रहे थे। पर मैं यहाँ थोड़ा असहमत हूँ, या यूं कहूँ कि मेरे मन में एक सवाल है। बताइए, क्या सवाल है? क्या खुद को किसी नए माहौल के हिसाब से ढालना और अपनी बुरी आदतों को छुपाकर अपना सबसे अच्छा रूप दिखाना एक तरह की बुद्धिमानी नहीं है? दिलचस्प नजरिया है। मतलब आज के कॉर्पोरेट जगत में भी तो यही होता है। इंटरव्यू से पहले लोग कंपनी का कल्चर समझते हैं, वैसे ही कपड़े पहनते हैं, वैसे ही जवाब तैयार करते हैं। तो अगर ये उम्मीदवार खुद को रियासत के हिसाब से ढाल रहे थे तो इसमें गलत क्या था? आपका ये सोचना बिल्कुल तार्किक लगता है। ये तो एक अच्छी अडैप्टेबिलिटी का संकेत है ना। यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि अडैप्टेबिलिटी यानी अनुकूलन और डिसेप्शन यानी धोखे में एक बहुत बारीक फर्क होता है। अच्छा। 1 घंटे के इंटरव्यू में अपनी कमियों को छुपाना बहुत आसान है, लेकिन सुजान सिंह की असली चाल यही थी, समय की अवधि। पूरा 1 महीना? बिल्कुल, पूरे 1 महीने तक लगातार एक ऐसा चरित्र निभाना जो आपका अपना नहीं है, इंसान के दिमाग पर एक बहुत बड़ा कॉग्निटिव लोड यानी मानसिक दबाव डालता है। मैं समझ रही हूँ। इंसान जब तकलीफ में होता है या उसे पता होता है कि उसे परखा जा रहा है तो वो सतर्क रहता है, लेकिन जब उसे लगातार आराम और लंबा समय दिया जाता है तो वो सतर्कता मानसिक थकान में बदलने लगती है। ओहो, तो सुजान सिंह यही चाहते थे कि ये दिखावे की थकान उन उम्मीदवारों को अंदर से तोड़ दे और उनका असली चरित्र सतह पर आ जाए। एकदम सटीक। ये बात एकदम सही बैठती है। 1 महीने तक सुबह जल्दी उठना उन लोगों के लिए एक मानसिक प्रताड़ना बन गया था जो देर तक सोने के आदी थे। और जिन्हें नशे की लत थी वे तो अंदर ही अंदर छटपटा रहे थे। जी, और इसी बिंदु पर सुजान सिंह अपना अगला दांव खेलते हैं। पूरे 1 महीने बाद जब सबका मानसिक मुखौटा चरमरा रहा था, एक हॉकी मैच का आयोजन किया जाता है। ये बहुत ही अनपेक्षित था। देवगढ़ जैसी रियासत में जहां पढ़े लिखे लोग शतरंज और ताश जैसे खेल खेलते थे, वहां हॉकी का प्रस्ताव बिल्कुल हैरान करने वाला था। क्योंकि शतरंज में दिमाग लगता है, शारीरिक ऊर्जा नहीं। बिल्कुल। सुजान सिंह ने जानबूझकर एक ऐसा खेल चुना जो शारीरिक रूप से थका देने वाला हो। ये दृश्य तो वाकई कल्पना करने लायक है। मतलब जो लोग कल तक धोती कुर्ते में बड़ी नजाकत से धीरे धीरे चल रहे थे ताकि कोई उन्हें असभ्य न समझे, वे आज
शॉर्ट्स और कैनवस के जूते पहनकर मैदान में दौड़ रहे थे? हाँ, मैदान में 22 खिलाड़ी थे, लेकिन स्रोत स्पष्ट करता है कि वो किसी खेल के मैदान से ज्यादा एक युद्ध का मैदान लग रहा था। बिल्कुल। हॉकी पूरी तरह से टीम वर्क का खेल है, लेकिन वहां कोई टीम थी ही नहीं। दरअसल इसके पीछे एक वैज्ञानिक कारण है। जब शरीर अत्यधिक थकावट की स्थिति में पहुंचता है तो हमारे दिमाग का वो हिस्सा जो हमारे सामाजिक व्यवहार को नियंत्रित करता है, जिसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, वो काम करना कम कर देता है। अच्छा। हाँ, और इंसान अपनी सबसे बुनियादी प्रवृत्ति में लौट आता है। हॉकी के मैदान में जो शारीरिक संघर्ष हो रहा था, उसने 1 महीने के उस दिमागी दबाव को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। और मैदान पर जो व्यवहार दिखा वो मनोविज्ञान के एक और सिद्धांत सामने लाता है, जिसे डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। सही कहा। ये अक्सर हमें ऑफिस के उन ग्रुप प्रोजेक्ट्स में देखने को मिलता है जहां हर कोई सिर्फ अपना प्रेजेंटेशन चमकाना चाहता है। जब 22 लोग मैदान में थे तो सबको लगा कि टीम को जिताने की जिम्मेदारी किसी और की है। कोई एक साथ नहीं खेल रहा था। हाँ। हर उम्मीदवार गेंद को लेकर अकेला गोल की तरफ भाग रहा था ताकि सुजान सिंह सिर्फ उसे देखें। वो बेचारी गेंद उस दफ्तर के नए अप्रेंटिस की तरह हो गई थी जिसे हर कोई अपनी सुविधा के हिसाब से ठोकर मार रहा था। हाँ, बहुत अच्छी तुलना की है। किसी के मन में ये विचार नहीं आया कि दीवान का पद पूरी रियासत को साथ लेकर चलने का पद है, अकेले भागने का नहीं। बिल्कुल। शाम तक जब वो मैच बिना किसी नतीजे के ड्रॉ हुआ तो मैदान से लौटते खिलाड़ियों की आंखों में कोई खेल भावना नहीं थी। शारीरिक थकान ने उनके सारे मानसिक फिल्टर हटा दिए थे। अब वहां सिर्फ स्वार्थ, चिड़चिड़ापन और अहंकार था। वे एक दूसरे को कोस रहे थे। जी, और यही वो क्षण है जहां ये पूरी परीक्षण प्रक्रिया अपने चरम पर पहुंचती है। सुजान सिंह को पता था कि मैच के बाद ये शारीरिक और मानसिक थकान उम्मीदवारों को उनके सबसे असली रूप में ले आएगी। हाँ, इसलिए असली परीक्षा मैदान पर नहीं बल्कि मैदान से लौटते वक्त रास्ते में तय की गई थी। जी, शाम का समय था, धुंधल छाने लगा था। रास्ते में एक गहरा नाला पड़ता था जिसमें बहुत कीचड़ था, और उस कीचड़ के बीचों बीच एक गरीब बूढ़ा किसान अपनी अनाज से लदी बैलगाड़ी के साथ फंसा हुआ था। स्रोत में वो दृश्य उस बूढ़े किसान की गहरी बेबसी को दर्शाता है। बैल कमजोर थे, चढ़ाई ऊंची थी और पहिए बार बार कीचड़ में धंस रहे थे। उस अकेले इंसान के लिए उस भारी गाड़ी को निकालना शारीरिक रूप से असंभव था। रात होने वाली थी और उसे डर था कि कहीं लुटेरे उसका अनाज न लूट ले। तभी वहां से वो सारे हट्टे कट्टे उम्मीदवार गुजरते हैं। किसान उन्हें उम्मीद भरी नजरों से देखता है। वो कुछ कहता नहीं, लेकिन उसकी आंखें मदद की गुहार लगा रही थीं। लेकिन मदद किसी ने नहीं की। बिल्कुल नहीं। वे सब जो अभी मैदान पर अपनी चुस्ती फुर्ती दिखाकर आ रहे थे, उसे अनदेखा करके आगे बढ़ जाते हैं। किसी को डर था कि उसके साफ कपड़े गंदे हो जाएंगे, तो कोई सोच रहा था कि वह एक रियासत का दीवान बनने आया है, किसी कुली की तरह कीचड़ में सन्ने नहीं। या हम देख सकते हैं कि विज्ञापन में जो रिष्ट पुष्ट होने की शर्त थी वो केवल आधी तस्वीर थी। मतलब वे उम्मीदवार शारीरिक रूप से मजबूत तो थे, लेकिन उनकी मानसिक और चारित्रिक ऊर्जा पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। उन्होंने 1 महीने तक अच्छा इंसान बनने का नाटक करने और फिर मैच में खुद को साबित करने में अपनी सारी ऊर्जा खर्च कर दी थी। उनके पास उस किसान के दर्द को महसूस करने के लिए कोई इमोशनल बैंडविड्थ नहीं बची थी। ये एक बहुत ही गहरी बात है। लेकिन उस पूरी भीड़ के सबसे पीछे एक इंसान धीरे धीरे लंगड़ाता हुआ आ रहा था। पंडित जानकीनाथ। जी हाँ। हॉकी के मैदान में उसके पैर में गहरी चोट लगी थी जिससे खून भी निकल रहा था। वो दर्द से करा रहा था, लेकिन जब उसने उस किसान को देखा तो वो रुक गया। रुकना आसान नहीं था उसके लिए। बिल्कुल नहीं। उसके मन में भी एक पल के लिए ये ख्याल आया कि उसके कपड़े खराब हो जाएंगे और पैर का दर्द और बढ़ जाएगा। ये निर्णय लेने का वो क्षण है जिसे हम लीडरशिप में एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग कहते हैं। थोड़ा और समझाएंगे इसे? जब इंसान गहरे शारीरिक या मानसिक दर्द में होता है तो उसका पूरा ध्यान खुद को बचाने पर होता है। दर्द आमतौर पर इंसान को स्वार्थी बना देता है। सही बात है। जानकीनाथ के पास मदद न करने का एक बहुत ही ठोस बहाना था, उसकी चोट। अगर वो वहां से चला भी जाता तो कोई उसे गलत नहीं ठहराता। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। अब यहाँ कहानी सबसे दिलचस्प मोड़ लेती है। बिल्कुल। जानकीनाथ ने अपनी हॉकी स्टिक किनारे रखी, अपना कोट उतारा और बिना किसी हिचकिचाहट के उस घुटनों तक भरे कीचड़ में उतर गया। क्या बात है। उसने किसान से कहा कि तुम बैलों को साधो, मैं पहिए को धकेलता हूँ। कीचड़ में उसके कपड़े सन गए और जैसे ही उसने पहिए पर जोर लगाया,
पैर की चोट के कारण उसकी पूरे शरीर में दर्द की लहर दौड़ गई। उफ, दर्द तो बहुत हुआ होगा। लेकिन उसकी इच्छा शक्ति ने उस शारीरिक दर्द को हरा दिया। उसने अपना कंधा पहिए के नीचे लगाया, अपनी पूरी ताकत झोंक दी और जय बजरंगबली कहकर ऐसा धक्का दिया कि पहिया नाले के किनारे से ऊपर चढ़ गया। ये सिर्फ एक गाड़ी को कीचड़ से निकालना नहीं था, ये इस बात का प्रमाण था कि जब एक इंसान के पास अपने स्वार्थ और अपनी सुविधा पर चुनने का पूरा मौका होता है, तब भी वो दूसरे के दुख को प्राथमिकता देता है। बहुत खूब कहा। गाड़ी के बाहर आते किसान खुशी से रो पड़ा। उसने हाथ जोड़कर कहा कि अगर आप ना आते तो मैं रात भर यहीं फंसा रहता। और फिर जानकीनाथ ने क्या कहा? जानकीनाथ ने जब हल्के फुल्के अंदाज में कहा कि अब मुझे इनाम में क्या दोगे, तो उस किसान ने एक बहुत ही गंभीर बात कही। उसने कहा, नारायण चाहेंगे तो दीवानी आपको ही मिलेगी। ये वाक्य है कोई सामान्य आशीर्वाद नहीं था। एक अनपढ़ गरीब किसान दीवानी के पद के बारे में कैसे जान सकता है? यही तो। और ये सुनकर जानकीनाथ भी चौंक गया। उसने ध्यान से उस किसान को देखा। धुंधल का था वहाँ? हाँ, लेकिन धुंधलके में भी उसे उस किसान की आंखों की चमक और उसकी आवाज के रोब में कुछ जाना पहचाना लगा। और वो सही था। जी, वो बूढ़ा किसान कोई और नहीं बल्कि खुद भेष बदले हुए दीवान सुजान सिंह थे। सुजान सिंह मुस्कुराए और बोले, बेटा, गहरे पानी में बैठने से ही मोती मिलता है। कमाल है। इस घटना के बाद जानकीनाथ को अपने कीचड़ से सने कपड़ों या पैर के दर्द पर कोई शर्मिंदगी नहीं थी। वो भीतर से एक शांति महसूस कर रहा था। वो सच में एक मोती था जिसे सुजान सिंह ने कीचड़ के उस गहरे पानी से निकाला था। और इसके बाद आता है इस पूरी प्रक्रिया का निष्कर्ष, 30वां दिन। हाँ, जब दरबार में अंतिम फैसला सुनाया जाना था। बिल्कुल। दरबार की भव्यता अपने चरम पर थी। रियासत के सभी रईस, अधिकारी और वे सारे उम्मीदवार वहां मौजूद थे। सबकी धड़कनें तेज रही होंगी। एकदम। हर उम्मीदवार को लग रहा था कि शायद उसका 1 महीने का नाटक काम कर गया है और दीवानी उसे ही मिलेगी। तभी सुजान सिंह अपनी चिर परिचित गरिमा के साथ दरबार में प्रवेश करते हैं। उनका जो भाषण है वो लीडरशिप की एक मास्टर क्लास है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने स्पष्ट किया कि दीवान के पद के लिए केवल कागजी ज्ञान या डिग्रियों की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें एक ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जिसके हृदय में 2 चीजें एक साथ मौजूद हों, दया और आत्मबल। दया और आत्मबल। सुजान सिंह इसे विस्तार से समझाते हैं ना? हाँ, दया वो जो दूसरों का दुख देखकर पिघल जाए, लेकिन सिर्फ पिघलना काफी नहीं है। उसके साथ आत्मबल यानी साहस होना चाहिए ताकि मुसीबत का वीरता से सामना किया जा सके। वे दरबार में घोषणा करते हैं कि पंडित जानकीनाथ ही देवगढ़ के नए दीवान होंगे। और जैसे ही ये नाम पुकारा जाता है, पूरे दरबार में सन्नाटा छा जाता है। जाहिर है बाकियों को तो झटका लगा होगा। हाँ, बाकी उम्मीदवार जो खुद को बहुत बुद्धिमान समझते थे, ईर्ष्या से भर जाते हैं। वो सोचते हैं कि ये साधारण सा इंसान जिसे कल हमने लंगड़ाते हुए देखा था, ये हमसे बेहतर कैसे हो सकता है? सुजान सिंह उस भ्रम को तोड़ते हैं। वे पूरी सभा को बताते हैं कि कैसे सैकड़ों हृष्टपुष्ट और उच्च शिक्षित उम्मीदवार उस नाले के पास से गुजरे, लेकिन किसी ने एक गरीब की मदद नहीं की। और फिर इस नौजवान ने, जो खुद दर्द से जूझ रहा था, कीचड़ में उतरकर गाड़ी को बाहर निकाला। मतलब सुजान सिंह का निष्कर्ष ये था कि जिसके हृदय में इतना साहस और उदारता है, वो कभी अपनी प्रजा को नहीं सताएगा। बिल्कुल। वो चाहे खुद नुकसान सह ले, लेकिन दया और धर्म के मार्ग से कभी पीछे नहीं हटेगा। तो इस सब का अर्थ क्या है? 1 महीने का वो मेहमान नवाजी का नाटक, वो बिना डिग्री वाला विज्ञापन, वो थका देने वाला हॉकी मैच और अंत में वो कीचड़ भरा नाला। ये सब एक लीडर को पहचानने की किस तंत्र की ओर इशारा करते हैं? अगर हमें इसे व्यापक तस्वीर से जोड़ें तो ये समझ आता है कि किसी व्यक्ति की असली योग्यता इस बात से तय नहीं होती कि वो शांत और आरामदायक माहौल में कैसा बर्ताव करता है। सही कहा। योग्यता की असली परख संकट, थकान और अप्रत्याशित चुनौतियों के बीच होती है। विज्ञापन में जो हृष्टपुष्ट होने की बात थी, वो वास्तव में उस चारित्रिक मजबूती की तलाश थी जो मुश्किल वक्त में किसी रियासत का बोझ अपने कंधों पर उसी तरह उठा सके जैसे जानकीनाथ ने उस बैलगाड़ी का पहिया उठाया था। बिल्कुल। डिग्रियां आपको ये सिखा सकती हैं कि प्रशासन कैसे काम करता है, लेकिन प्रशासन के पीछे जो करुणा और साहस चाहिए वो किताबों से नहीं आता। मुझे लगता है ये कहानी आधुनिक दुनिया के कॉर्पोरेट रेस और हायरिंग प्रोसेस के लिए बहुत बड़ा सबक है। बिना किसी शक के।
आज अब हम सिर्फ बड़ी यूनिवर्सिटीज के टैग्स और एल्गोरिदम से छांटे गए रेज्यूमे पर भरोसा कर रहे हैं। सुजान सिंह का ये प्रयोग याद दिलाता है कि इंसानियत और संकट में लिए गए निस्वार्थ फैसले ही असली नेतृत्व की पहचान है। और ये हमें अपनी खुद की जिंदगी का आकलन करने का भी मौका देता है। हम दिन भर में कई बार ऐसे नालों के पास से गुजरते हैं जहां किसी को हमारी जरूरत होती है। सवाल यह है कि क्या हम अपने साफ कपड़ों और अपने आराम को चुनते हैं या कीचड़ में उतरने की हिम्मत जुटा पाते हैं? बहुत ही सुंदर बात कही आपने। इसी विचार के साथ हम अपनी चर्चा के अंतिम पड़ाव पर आ गए हैं। लेकिन स्रोत की इस पूरी घटना को समझने के बाद सुनने वालों के लिए एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में छूट जाता है, जिस पर कहानी सीधे तौर पर बात नहीं करती। वो क्या है? जरा सोचिए, अगर हॉकी के मैदान में पंडित जानकीनाथ के पैर में चोट नहीं लगी होती, तो क्या वो उस भागती हुई भीड़ से पीछे छूटता? सोचने वाली बात है। क्या वो भी बाकियों की तरह अपने स्वार्थ में अंधा होकर आगे नहीं निकल गया होता? और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर वो खुद उस शारीरिक दर्द और लाचारी से नहीं गुजर रहा होता, तो क्या वो उस बूढ़े किसान के दर्द और बेबसी को उतनी गहराई से समझ पाता? ये बहुत ही गहरा सवाल है। क्या ये संभव है कि कभी-कभी हमारी खुद की तकलीफें, हमारे घाव और हमारा अपना दर्द ही वो चीज़ होती है जो हमारे भीतर की करुणा को जगाती है और हमें दूसरों के प्रति अधिक संवेदनशील और योग्य बनाती है? शायद। हाँ, इस सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा। आज की इस गहन चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए स्रोत और एक नए विश्लेषण के साथ।